तो फिल्म की शुरुआत में हम दो मॉर्मन्स को देखते हैं जो कि कुछ गंदी बातें कर रही थी, जैसे नर के निजी हिस्से के बारे में, भोग के बारे में और गंदी चलचित्र जैसी टॉपिक्स पे बात चल रही थी। अब जिन्हें मॉर्मन्स समझ नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि ये मिशनरीज को कहा जाता है जो कि चर्च ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दो लेडीज का नाम है सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन, और हम समझ पाते हैं कि सिस्टर बार्न्स थोड़ी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट थी, वहीं सिस्टर पैक्सटन थोड़ी शाई और टिमिड थी। इन दोनों की उम्र 19-20 साल के अराउंड रही होगी और हम इन्हें लोगों तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुए देखते हैं। आजकल के मॉडर्न किड्स जो कि मोस्टली रिलीजन वगैरह में नहीं मानते, वो इनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे। स्टिल ये दोनों सिस्टर्स अपना काम कर रही थी। तो घूमते हुए ये लोग मिस्टर रीड नामक आदमी के घर पे पहुंचती हैं, जहां दोनों अपनी बाइक्स गेट पे लॉक करती हैं एंड देन मिस्टर रीड से बातें करने जाती हैं अबाउट देयर रिलीजन। अब इनिशियली मिस्टर रीड काफी फ्रेंडली वे में इनसे बात करते हैं और इन दोनों को अपने घर के अंदर इनवाइट भी करते हैं। सिस्टर्स कहती हैं कि चर्च रूल्स के मुताबिक वो दोनों एक आदमी के घर के अंदर नहीं जा सकती अनलेस मिस्टर रीड के घर पे कोई और भी हो। मिस्टर रीड कहते हैं कि उनकी वाइफ घर के अंदर है जो कि ब्लूबेरी पाई बना रही है, और ये सुनते बार्न्स और पैक्सटन घर के अंदर जाती हैं। ऐसे भी बाहर स्नोफॉल शुरू हो चुका था तो अंदर रहना ज्यादा सेफ है। तो घर के अंदर रीड इन दोनों सिस्टर्स का कोट लेते हैं और इन्हें कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं। मीनवाइल वो इनके लिए कुछ ड्रिंक्स लाते हैं, जिसके बाद इनकी बातचीत शुरू होती है। अब इन तीनों की कॉन्वर्सेशंस तुरंत ही वियर्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर रीड अजीब बातें बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली मिस्टर रीड वाज लाइक कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड वन ट्रू रिलीजन, बट देन वो सिस्टर बार्न्स के मृत पिता के बारे में पूछ के बार्न्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। जब पैक्सटन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है तो मिस्टर रीड पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे मॉर्मोनिज्म में पहले पॉलीगैमी था, यानी एक आदमी मल्टीपल औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन 1890s बाद यानी आफ्टर न्यू रेवलेशन इसे हटा दिया गया। सिस्टर्स डिफेंड करती है कि पहले के टाइम पे बर्थ रेट कम था, लोग कम थे, तो पॉपुलेशन को बूस्ट देने के लिए पॉलीगैमी था, लेकिन पॉपुलेशन सही होने के बाद इसे हटा दिया गया। लेकिन मिस्टर रीड इसका ब्लेम जोसेफ स्मिथ पे डालते हैं जो कि मॉर्मोनिज्म के फाउंडर थे। इसके बाद मिस्टर रीड रिलीजन्स को फास्ट फूड जॉइंट से कंपेयर करके कहने लगते हैं कि जैसे हम मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह में खाते हैं, कोई एक फास्ट फूड प्लेस हमारा फेवरेट होता है, वैसे ही मिस्टर रीड डिफरेंट रिलीजन्स के बीच हॉप किए हैं और इस रिलीजन रूपी फास्ट फूड से ही हैज बिकम मालनरिश्ड। रीड कहते हैं कि हर धर्म खुद को वन ट्रू रिलीजन बताता है, लेकिन नजदीक से देखने पे नन सीम्ड ट्रू। नो ऑफ कोर्स ये बातें सिस्टर्स के लिए बहुत ऑफेंडिंग थी और ऐसे में सिचुएशन को हल्का करने के लिए पैक्सटन और बार्न्स कहती हैं कि वो मिस्टर रीड की वाइफ से मिलना चाहेंगी। मिस्टर रीड अपनी वाइफ को लाने जाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से लग नहीं रहा था कि इस घर में उनकी वाइफ है भी। अब यहाँ मैं एक बात पॉइंट आउट कर दूं कि जब मिस्टर रीड सिस्टर से बात कर रहे थे, पैक्सटन कही थी कि जब वो मर जाएगी तब वो बटरफ्लाई के फॉर्म में वापस आके अपने लव्ड वंस के आसपास रहेगी, फिर उनके फिंगर्स पे बैठेगी ताकि लव्ड वन समझ सके कि इट्स पैक्सटन। इस बात का फिलहाल आपके लिए सेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप इसको याद रखना क्योंकि एंड में इसके अराउंड काफी थियरीज रिवॉल्व करेगी। खैर मिस्टर रीड के अंदर जाते ही बार्न्स डिस्कवर करती है कि कमरे में रखा सेंटेड कैंडल ब्लूबेरी पाई अरोमा का था, यानी कि घर के अंदर मिस्टर रीड की वाइफ कोई ब्लूबेरी पाई नहीं बना रही। इनफैक्ट वाइफ शायद है भी नहीं, बल्कि मिस्टर रीड शायद इन्हें यहाँ फंसा रहे हैं, और जो स्मेल थी ब्लूबेरी पाई की वो तो इस सेंटेड कैंडल से आ रही थी। पैक्सटन और बार्न्स यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक्ड था। इतना ही नहीं, इनके कोट्स भी मिस्टर रीड के पास थे, जिसके अंदर ही इनके साइकिल लॉक की चाबी थी। रीड के वापस आने पे बार्न्स बहाना बना देती है कि उसे चर्च से कॉल आ रहा है और उसे निकलना पड़ेगा। वैसे यहाँ मैं आप बता दूं कि सिस्टर्स के फोन में कोई रिसेप्शन नहीं आ रहा था। एनीवेज ये सुन के रीड कहते हैं कि मेन डोर जो है वो तो अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो टाइम्ड वे में लॉक हो जाता है, मतलब एक टाइमर है जिससे डोर लॉक हो जाए और उसके बाद डोर मॉर्निंग तक अनलॉक नहीं होगा, इसलिए सिस्टर्स को बैक डोर से बाहर जाना होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे सिस्टर्स रीड के एक ऐसे कमरे में थी जो कि चर्च प्रेयर रूम जैसा सेटअप किया हुआ, और बैक डोर से निकलने की बात सुनते ही पैक्सटन और बार्न्स दोनों समझ जाती है कि रीड इन्हें यहाँ फंसा रहा है। एक और अजीब बात ये थी कि जब रीड इनकी कोट्स इन्हें वापस करता है तो बाइक की जो लॉक की की थी वो पैक्सटन के कोट में थी, जबकि बार्न्स वो श्योर की चाबी वो अपने कोट में रखी थी।
खैर सिचुएशन अब टेंस होने गया था और यहाँ रीड सिस्टर्स को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि मेरे घर के वॉल्स में मेटल्स वगैरह हैं जो कि फोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो तुम्हें फोन आ ही नहीं सकती, यानी तुम झूठ बोल रही हो। ये सुन के सिस डरते हुए बोलती हैं कि आप अपनी वाइफ से हमें मिलवाइए। ऐसे में रीड वाज लाइक तुम अब भी मान रही हो कि मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है, जबकि सारे एविडेंस प्रूव कर रहे हैं कि शायद मेरी वाइफ है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि कैसे लोग भगवान में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं, लेकिन उनके सामने बचपन से ये प्रूफ रहता है कि कोई भगवान या रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करा। ये सब सुन के बांस कहती है कि वो बैक डोर से यहाँ से बाहर चली जाएगी, लेकिन दोस्तों जब वो दोनों बैक डोर्स को ओपन करके देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये डोर्स तो घर के बेसमेंट में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में एक एल्डर नोटिस करते हैं कि पैक्सटन और बांस वापस नहीं आई है, इसलिए वो इन दोनों को ढूंढने निकलते हैं। कमिंग बैक टू रीड, वो यहाँ फिर से रिलीजन बातें शुरू करता है। सबसे पहले वो पार्कर ब्रदर्स का मोनोपोली गेम निकालता है जो कि बहुत फेमस बोर्ड गेम है, इतना कि ये 47 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन 114 कंट्रीज में ये गेम बिकती है और बिलियन से भी ज्यादा लोग इस खेल चुके हैं। अब मोनोपोली गेम 1935 में आई थी, लेकिन तकरीबन 30 साल पहले 1907 में एक बोर्ड गेम थी नेम्ड द लैंडलॉर्ड्स गेम। ये जो बोर्ड गेम थी वो ऑलमोस्ट मोनोपोली के सिमिलर थी। लैंडलॉर्ड्स गेम को एलिजाबेथ मैगी डिजाइन करी थी एंड इट्स एविडेंट कि 30 साल बाद मोनोपोली गेम आई जो कि लैंडलॉर्ड्स गेम की कॉपी थी, लेकिन आज कोई भी लैंडलॉर्ड्स गेम को नहीं जाना, लेकिन मोनोपोली मोस्ट ऑफ द लोग खेले होंगे। ये सुन के बांस वाज लाइक हमारी सिचुएशन से इन गेम्स का क्या लेना देना। रीड कहते हैं कि लेना देना है। कैसे? वेल फिलहाल 3 मेजर मोनोथेस्टिक रिलीजन है, यानी ऐसे धर्म जिसमें सिर्फ एक गॉड को माना जाता है। ये धर्म है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म ओल्डेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 0.2% लोग इसे फॉलो करते हैं। वहीं क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इट्स जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड्स गेम एंड मोनोपोली, जहां जुडाइज्म ओरिजिनल मटेरियल है और क्रिश्चियनिटी मोस्ट पॉपुलर है। वहीं मोनोपोली गेम के कुछ एडिशंस भी है व्हिच रिप्रेजेंट्स द न्यूअर मोनोथेस्टिक रिलीजन्स। बेसिकली रीड का पॉइंट ये था कि जिस तरह से गेम्स के डिफरेंट इटरेशंस आते हैं, वैसे ही रिलीजन्स भी आए विद स्लाइट चेंजेस। फिर भी ओल्डेस्ट होने के बावजूद जुडाइज्म सबसे कम इसीलिए फॉलो होता है क्योंकि उस धर्म के लोग उसे प्रीच नहीं करते जैसे बाकी रिलीजन्स के लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल बांस और पैक्सन भी तो वही करने आई थी ना यहाँ, रीड को कन्वर्ट करने। सेम इज द केस विद सॉन्ग, जहाँ रीड कहता है कि फिलहाल में वो द एयर आई ब्रीथ सॉन्ग को सुन रहा है बाय द हॉलीज, और ये काफी ओल्ड सॉन्ग है, लेकिन सिमिलर सॉन्ग है क्रीप बाय रेडियो फ्री। देन 2017 में एक सॉन्ग आई थी गेट फ्री बाय लाना डेल रे, और वो क्रीप सॉन्ग की कॉपी है। तो ओरिजिनल सॉन्ग थी हॉलीज की, देन रेडियो फ्रीक की एंड फाइनली लाना डेल रे की। और देखा जाए तो हॉलीज ने रेडियो फ्रीक को सू किया था और रेडियो फ्रीक ने लाना डेल रे को सू किया था फॉर सॉन्ग कॉपीइंग। रीड का पॉइंट अगेन सेम था कि ये सब डिफरेंट इटरेशंस हैं ऑफ द सेम सॉन्ग, और यही मोनोथेस्टिक रिलीजन्स के साथ भी है। आगे रीड कहता है कि रिलीजन्स के अंदर जो चमत्कार की कहानियां हम सुने, जैसे जीसस की कई सारी कहानियां हैं, तो वो कहानियां भी कई दूसरे रिलीजन्स के अंदर बहुत पहले से चली आ रही है। रीड यहाँ कई रिलीजन्स की बात करते हैं। इनफैक्ट वो 12 रिलीजियस गॉड्स को दिखाते हैं जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज रही है जीसस से डेड, एंड ये जो रिलीजन्स है वो काफी पहले से एग्जिस्ट करती है। रीड तो ये तक कहता है कि आज से 1000 साल बाद जब स्टार वॉर्स की कहानी सुनेंगे तो क्या लोग उसके कैरेक्टर्स को रिलीजियस फिगर्स मानने लगेंगे। रीड यहाँ एक डोर पे बिलीफ लिखता है और दूसरे पे डिसबिलीफ। वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद भी अगर वो गॉड में मानती हैं तो बिलीफ वाला डोर चुके बाहर चली जाए, या फिर अगर उनका माइंड चेंज हो गया है और अब वो भी गॉड को नहीं मान रही तो डिसबिलीफ वाले डोर को चुने। नाउ पैक्सटन, जो कि किसी हाल में यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती थी, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो रीड की बात से कन्विंस हो गई है, एक्चुअली में हुई नहीं थी, और इसलिए वो डिसबिलीफ डोर को चुन के यहाँ से बाहर निकलने का सोचती है। लेकिन बार्न्स रीड को काउंटर क्वेश्चन करने लग जाती है, आस्किंग कि भले रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हर रिलीजन में बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। बार्न्स का कहना था कि रीड यहाँ चेरी पिकिंग कर रहा है, देन फालतू बोर्ड गेम मेटाफर्स का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को इधर उधर कर रहा है। इसीलिए बार्न्स अब भी अपने गॉड को मानती है। इनफैक्ट वो पैक्सटन से पूछती है कि क्या गॉड में भरोसा करती है, और पैक्सटन हाँ कहती है। तो इस तरह से बार्न्स पैक्सटन को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस करती है, और ये दोनों बिलीफ वाले डोर को चूज करती हैं। तो दोनों बिलीफ वाले डोर से नीचे जाती हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड ये बाहर जाने का नहीं बल्कि बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता था। इनफैक्ट दूसरा डोर भी इन्हें सेम बेसमेंट में ही लेके आता, विच मीन्स कि रीड बस इनके साथ गेम्स खेल रहा था। बार्न्स यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। ऑल्दो इधर उधर देखते हुए बार्न्स एक वुडन स्टिक को तोड़ देती है जिसमें नेल्स थे। इस बात को याद रखना।
बार्न्स यहाँ पैक्सटन को एक लेटर ओपनर देती है जो कि वो ऊपर वाले रूम से चुरा ली थी, और वो पैक्सटन से है कि जब रीड बेसमेंट में आएगा तब जब बार्न्स इनका सीक्रेट वर्ड मैजिक अंडरवेयर बोलेगी तो उस टाइम पे पैक्सटन बिना सोचे समझे इस लेटर ओपनर से रीड पे हमला करके उसे मार गिराए। तभी अचानक बेसमेंट में एक अजीब सी औरत ब्लूबेरी पाई लेके आती है और फिर वो अजीब तरह से हाथ मोड़ के प्रे करने लगती है। वहीं ऊपर वाले कमरे में हम रीड को इस घर के एक नीचे मॉडल के साथ देख पाते हैं, साथ ही वो सारे इवेंट्स को टाइमिंग्स के साथ लिख रहा था। ये सीन डिपिक्ट करता है कि कैसे रीड सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। तो इसके बाद रीड सिस्टर से एक डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करता है जहां रीड दावा करता है कि वो वन ट्रू रिलीजन ढूंढ लिया है। इसे वो प्रूव करेगा। कैसे? वेल, इनके बेसमेंट में आई औरत ब्लूबेरी पाई खाएगी जिसमें जहर है, और पाई खाने के बाद वो नहीं बचेगी, बट देन मैजिकली वो वापस जिंदा हो जाएगी और फिर रीड अपना पॉइंट प्रूव करेगा। तो ये औरत पाई खाती है जिसके बाद वो वाकई जिंदा नहीं बचती, लेकिन इससे पहले मिरेकल हो पाता, यानी वो औरत वापस आ पाती। रीड के घर के डोर पे चर्च का एल्डर इन दो सिस्टर्स को ढूंढते हुए आ गया था। सो यस, डोरबेल रिंग होते ही रीड उधर बिजी हो जाता है और ये दो सिस्टर्स काफी चिल्लाती हैं। इनकी आवाज डोर तक नहीं पहुंचती। रीड चर्च एल्डर से झूठ कहता है कि यहाँ कोई दो सिस्टर्स नहीं आई हैं, और इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि रीड का ये जो घर था वो बहुत ज्यादा प्लान था। आई मीन यहाँ हिडन मैकेनिज्म्स थे जिससे खुद लॉक होती थी, लाइट खुद कुछ टाइम के बाद बंद होती थी, एंड दिस टेल्स अस कि रीड इस तरह का काम कोई पहली बार नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रीड एंटिसिपेट भी कर लिया था कि चर्च से कोई तो इन दो सिस्टर्स सुनने आएगा। तो अब जब तक रीड चर्च के एल्डर से बात कर रहा था, बार्न्स बेसमेंट डोर के नीचे वाले गैप से कारपेट पुल करके कुछ मैच स्टिक्स ले लेती है। इसके बाद रीड वापस आता है और सिस्टर्स फिर से बेसमेंट वाले स्पॉट पे चली जाती है। यहाँ पैक्सटन नोटिस करती है कि उस औरत के लाश की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी, यानी वो मूव तो जरूर हुई है। पैक्सटन ये बात बार्न्स को भी बताती है, लेकिन बार्न्स इस बात पे ध्यान नहीं देती। रादर मैच स्टिक जला के यहाँ आग लगा देना चाहती थी ताकि कहीं आग की मदद से ही ये दोनों फ्री हो सके। तभी एकदम से इनके पीछे वो औरत आ जाती है जो कि वाकई जिंदा हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये औरत आफ्टर लाइफ स्क्राइब करने लगती है, सेइंग कंडक्टर सेज माय नेम, व्हाइट क्लाउड नॉट हेवन, दे अनप्लग माय ब्रेन। इतना कहने के बाद ये लेडी चुप होने का इशारा करके कहती है इट इज नॉट। इस मोमेंट पे रीड भी बेसमेंट में आता है और वो इस लेडी को यहाँ से बाहर भेजता है। फिर वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि देखो, तुम दोनों की आंखों के सामने मिरेकल हुआ, और वो लेडी क्लियरली बोली कि आफ्टर लाइफ में कोई हेवन वगैरह नहीं है, रादर हमारी लाइफ काइंड ऑफ सिमुलेशन जैसी है जहाँ मरने के बाद हमारे ब्रेन को अनप्लग कर दिया जाता है। रीड कहता है कि वो इन दोनों को भी गॉड दिखा सकता है, द रियल गॉड, लेकिन उसके लिए इन्हें खत्म होना पड़ेगा। तो डरने की बात नहीं, क्योंकि ये वापस ठीक उसी औरत की तरह जिंदा हो जाएंगे। ऐसे भी रिलीजन इस डर पे चलता है कि गॉड कौन है, आफ्टर लाइफ कैसा होगा, हमारा इस दुनिया में पर्पस क्या है, और रीड इन सारे सवालों का जवाब जानता है और इनके सामने प्रस्तुत भी कर सकता है। ये सब सुन के बार्न्स कहती है कि तुमने कोई मिरेकल वगैरह नहीं किया है, रादर कुछ मैजिक ट्रिक दिखा के हमें उलझा रहे हो। मोरओवर इट्स पॉसिबल कि वो औरत नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करी है, और जो भी एनडी फेस करता है सभी सेम चीजें बोलते हैं कि व्हाइट लाइट रहती है लाइक क्लाउड्स एंड ऑल। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखाने लगा है। अब बार्न्स ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि जब वो 4 साल की थी तो वो टैको बेल के कारण ऑलमोस्ट मारी गई थी। बेसिकली ई कोलाई आउटब्रेक के कारण 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और जब डॉक्टर्स बार्न्स की किडनी पे ऑपरेट कर रहे थे तो क्लिनिकली शी वाज नॉट अलाइव, मतलब वो एनडी फेस की है और जिंदा भी बची, जिस वजह से बच्चे उसे टैको हिल बोल के चिढ़ाते थे। द पॉइंट इज कि बार्न्स को अब भी रीड पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, एंड हर फेथ इन हर रिलीजन वाज इंटैक्ट। बार्न्स और रीड यहाँ आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, और बात बात में बार्न्स सीक्रेट वर्ड बोलती है व्हिच वाज मैजिक अंडरवेयर। बार्न्स के ये बोलते पैक्सटन को लेटर ओपनर से रीड पे हमला करना था, लेकिन इससे पहले बार्न्स वर्ड पूरी तरह बोल पाती, रीड ही बार्न्स पे चाकू से हमला करके उसे खत्म कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, रीड वाज लाइक कि बार्न्स भले मर गई है लेकिन वो वापस आ जाएगी, और इस भयावह दृश्य को देख के पैक्सटन का बुरा हाल था। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बार्न्स नहीं उठती तो रीड उसके आर्म में कट लगा के एक मेटल पीस निकालता है। रीड का कहना था कि सिस्टर बार्न्स के अंदर इम्प्लांट है, मतलब शी इज ए प्रोग्राम, इसलिए वो वापस नहीं आई। अब ये बात पैक्सटन के समझ में नहीं आती, और रीड एक्सप्लेन करता है एक डाओइस्ट कॉन्सेप्ट को, कहते हैं अ बटरफ्लाई ड्रीम। बेसिकली एक चाइनीज फिलोसोफर क्वेश्चन किया था कि उसे बटरफ्लाई का सपना आया एज अ ह्यूमन, या फिर वो एक बटरफ्लाई है जो कि ह्यूमन होने वाले सपने में है। नाउ आई नो कि आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं इस बात थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मूवी के एंड तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और अपन थियरीज में भी काफी चीजों पे बात करेंगे। सो अगेन, बटरफ्लाई ड्रीम थियरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रियलिटी और इल्यूजन के बीच डिफरेंस समझना मुश्किल हो सकता है। एक दिन जुआंग जी
जो कि एक वाइज चाइनीज फिलोसोफर थे, वो सपने में एक बटरफ्लाई बन गए। वो बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे, बहुत खुश थे और केयरफ्री थे। बटरफ्लाई को ये नहीं पता था कि वो जुआंग हैं, वो बस एक बटरफ्लाई की तरह रह रहे थे। फिर अचानक उनका सपना खत्म हो गया और वो जाग गए, और अब वो कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि मैं जुआंग जी हूँ जो सपने में बटरफ्लाई बन गया था, या एक बटरफ्लाई हूँ जो अब जुआंग जी होने का सपना देख रहा है। तो समझे दोस्तों, यहाँ पैराडॉक्स क्या है। इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि रियलिटी और ड्रीम्स की बाउंड्रीज अनक्लियर हो सकती हैं। ह्यूमन लाइफ में भी हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि क्या असली है और क्या परसेप्शन है। इस स्टोरी को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव्स में देखा जाता है। समझने का पॉइंट ये है कि शायद ये दुनिया भी एक इल्यूजन हो और हम परसीव करते हैं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस हो सकता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, रीड यही बात पैक्सटन को समझा रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू प्रूव कि हम एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन के अंदर हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि मैं पहले बोलना भूल गया, कि मरने से पहले बार्न्स पैक्सटन से कही थी कि चैलेंज रीड, और इसलिए पैक्सटन फाइनली रीड की बातों को चैलेंज करना शुरू करती है। इनफैक्ट हम भी समझ पाते हैं कि पैक्सटन एक्चुअली में बहुत स्मार्ट है, वो तो बस अब तक डर के अपनी बात नहीं रख रही थी। खैर, पैक्सटन कहती है कि सबसे पहले तो बार्न्स के आर्म से जो मेटल निकला था वो कोई माइक्रोचिप नहीं है, रादर एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट। रीड को इस इम्प्लांट के बारे में इसलिए पता चल गया था क्योंकि बार्न्स के आर्म पे ऑपरेशन का मार्क था। पैक्सटन कंटिन्यूज कि वो सिमुलेशन वाली हाइपोथेसिस में यकीन नहीं करती। इनफैक्ट वो जानती है कि कुछ देर पहले जो एक औरत खत्म होकर वापस जिंदा हुई, वो सब रीड का एक पार्लर ट्रिक था। बेसिकली जब पहली औरत मरी थी तभी डोर पे एल्डर आए थे। एल्डर के आने से दोनों सिस्टर्स बेसमेंट डोर के पास जाके चिल्लाने लगी, देन मैचस्टिक लेने लगी, और तभी बेसमेंट के अंदर वाले सीक्रेट डोर से बॉडी को स्विच किया गया। मतलब सिमिलर दिखने वाली जिंदा औरत उस मृत औरत की जगह ले ली। जी हाँ दोस्तों, पैक्सटन यहाँ तुरंत ही वो सीक्रेट डोर भी ढूंढ लेती है जो कि टेबल के नीचे था। मतलब इसी डोर से बॉडी को स्विच किया गया होगा। एंड अगर आपको याद हो तो पैक्सटन उस टाइम भी क्लेम करी थी कि पोजीशनिंग थोड़ी अलग लग रही है। पैक्सटन ये भी कहती है कि स्विच होने के बाद जिंदा वाली औरत को कहना था कि कंडक्टर नेम बोला, व्हाइट क्लाउड एंड ऑल दैट, लेकिन वो थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर जाके इन्हें आगाह दी कि इट इज नॉट रियल। इससे रीड का गेम थोड़ा खराब हुआ और इसके बाद रीड बहुत इम्प्रोवाइज करके सिमुलेशन थ्योरी बेच रहा है पैक्सटन को, लेकिन पैक्सटन इस सिमुलेशन थ्योरी में नहीं होती। ये सब सुन के रीड वाज इम्प्रेस्ड और पैक्सटन से कहता है कि तुम बेसमेंट के सीक्रेट डोर से सेलर में जाओ और वहां तुम वन ट्रू रिलीजन डिस्कवर करोगी। पैक्सटन सेलर में जाती है और वहां उसे कई मृत शरीर दिखती है। आगे बढ़ने पे उसे कई रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स जैसा सेटअप भी दिखता है। एंड फाइनल डोर पे उसे अपने बाइक वाली लॉक मिलती है। इस लॉक को वो अपने पॉकेट वाली चाबी से खोलती है। वो एक रूम में पहुंचती है जहां केजेस में कई औरतें बंद थी। ये औरतें लो टेम्परेचर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत बुरी हालत में थी और पैक्सटन इनके लिए बुरा फील करती है। तभी दूसरी तरफ से रीड आता है और वो पैक्सटन से पूछता है कि क्या वो अब तक फिगर आउट कर पाई कि वन ट्रू रिलीजन क्या है। यहाँ से पैक्सटन रिवील करती है कि कैसे रीड शुरुआत से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लाइक स्टार्टिंग में जब पैक्सटन और बार्न्स आए थे तो रीड इनका कोट लिया, देन बार्न्स के कोट से बाइक लॉक की चाबी निकाला और बाइक्स को मेन गेट से हटा दिया। क्योंकि रीड को पता एल्डर सिस्टर्स को ढूंढते हुए आएगा तो बाइक दिखनी नहीं चाहिए गेट पे। तो बाइक को ठिकाने लगाने के बाद, लॉक को वहां से हटाने के बाद जब रीड वापस आया तो पैक्सटन नोटिस कर ली थी कि उसका हेयर बाहर के स्नोफॉल से है, यानी वो चाबी को जानबूझकर पैक्सटन के कोट में डाला। क्योंकि रीड पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो बार्न्स को मार देगा और पैक्सटन के साथ ये गेम खेल के उसे फाइनली इसी जगह पे लेके आएगा। सब कुछ अच्छे से प्लान किया गया था कि वाकई पैक्सटन ठीक उसी जगह पे खड़ी है जहां रीड उसे देखना चाहता था। सो दिस प्रूव्स कि रीड के हिसाब से वन ट्रू रिलीजन है कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, रीड बेसिकली एक एथिस्ट है जो कि ये मानता है कि ह्यूमंस को कंट्रोल करना ही सबसे काम है और यही सारे धर्म करते आ रहे हैं। रीड बताता है कि वो इन लेडीज को ऐसे हालतों में रखता है क्योंकि इट्स इजियर टू कंट्रोल समवन हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग। रिलीजियस भी हरिकेन वगैरह कुछ आता है तो उसके बाद भगवान की बुक्स देते हैं क्योंकि उस टाइप पे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एंड हेंस इजियर टू कंट्रोल। रीड ये तक कहता है कि एक लेडी जो कि पाई खा के नहीं बची, वो रियली मान रही थी वो जिंदा वापस आ जाएगी। शायद इसलिए मान रही होगी क्योंकि पहले रीड उसे मिरेकल दिखा के मनवा लिया होगा, मतलब बेवकूफ बना के। रीड यहाँ उस लेडी की उंगली पे चोट पहुंचाता है जो कि ऑफ स्क्रिप्ट जाके पैक्सटन को हिंट दे दी थी। रीड पैक्सटन से कहता है कि रिलीजन वाले लोग डिक्टेट करते हैं कि तुम किसे पूजोगी, तुम क्या पहनोगी, क्या सही है और क्या गलत, एंड यू हैव लेट देम डिक्टेट योर एंटायर लाइफ, इवन योर मैजिक अंडरवेयर। अब जैसे ही रीड मैजिक अंडरवेयर बोलता है, पैक्सटन लेटर ओपनर से रीड के गर्दन पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके पैक्सटन यहाँ से भागती है और ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है। पैक्सटन यहाँ बेसमेंट में बार्न्स को देखने
करने जाती है कि तभी उसके पीछे चोटिल रीड आता है और वो पैक्सटन के पेट पे चाकू से हमला कर देता है। तो यस, अब पैक्सटन भी इंजर्ड थी और रीड गिरते हुए पैक्सटन से कहता है कि प्रे फॉर अस। पैक्सटन यहाँ ग्रेट प्रेयर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जहाँ कुछ मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक ग्रुप को इलाज के साथ साथ रोज प्रेयर सुनाया जाता था, वहीं दूसरे ग्रुप बस इलाज होता था। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि प्रेयर करने से जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन पैक्सटन एड्स कि भले प्रेयर्स वर्क नहीं करती, लेकिन प्रे करने से अच्छा फील जरूर होता है और मन को शांति भी मिलती है। इस मोमेंट रीड पैक्सटन के करीब आता है और पैक्सटन प्रे करना शुरू करती है। हमें देख के ऐसा लगता है मानो प्रेयर से रीड को भी शांति मिल रही है। ऑल्दो रीड यहाँ पैक्सटन को मारने बढ़ता है, तभी एकदम से बांस उठ जाती है और वो नेल्स वाले वुड से पैक्सटन को मार गिराती है। इसलिए मैंने कहा था ये नेल वाले वुड को याद रखना। जी हाँ दोस्तों, बांस में थोड़ी जान बची थी और वो इसका इस्तेमाल करके रीड को खत्म कर दी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद बांस फाइनली अपना दम तोड़ देती है। यहाँ से पैक्सटन किसी तरह ऊपर जाती है, देन घर के मिनिएचर मॉडल को देख पता लगाती है कि वो कैसे यहाँ से निकल सकती है। बेसिकली वो एक वेंट के थ्रू बाहर आती है और बाहर पूरा स्नोफॉल था। तभी पैक्सटन की उंगलियों पे एक बटरफ्लाई के बैठ जाती है और अगले ही क्षण बटरफ्लाई गायब थी। यहीं पे हेरेटिक फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेरेटिक फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म का ओवरव्यू देखें तो रीड एक ऐसा इंसान था जो कि भगवान में नहीं मानता था और वो रिलीजन प्रीच करने वाली औरतों को अपने सेटअप में फंसाता था। रीड कई औरतों को बुरी हालत में रखा था और उन्हें कंट्रोल करता था, क्योंकि उस हिसाब से कंट्रोल इज द वन ट्रू रिलीजन। अब फिल्म की जो एंडिंग है उसे हम 2 नजरिए से देख सकते हैं और ये वही 2 नजरिया है जो कि हमें फिल्म में थ्रू आउट दिखाया गया है। पहला नजरिया है बिलीफ का और दूसरा डिसबिलीफ का। बिलीफ के हिसाब से अंत में बांस समहाउ उठ गई और वो रीड को खत्म कर दी, जिससे पैक्सटन बच गई। देन पैक्सटन घर से निकल भी गई और अंत में उसके हाथ पे बांस एज बटरफ्लाई बैठी होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पैक्सटन कही थी कि वो नेक्स्ट बर्थ में बटरफ्लाई बन के अपने लव्ड वंस के अराउंड रहेगी एंड स्पेसिफिकली उनकी उंगली पे ही बैठेगी ताकि लोग समझ सके कि इट्स पैक्सटन। यही काम शायद बांस पैक्सटन के साथ करी टू लेट हर नो कि शी देयर फॉर हर। सो इफ यू सी, बिलीफ गॉड के एग्जिस्टेंस को भी एस्टैब्लिश कर देता है, तभी तो बांस एज बटरफ्लाई आई। और जो लोग भगवान में मानते हैं, व्हिच आई थिंक इज मोस्ट ऑफ अस, वो इस बिलीफ थियरी को ही मानेंगे। बट देन देयर इज दिस डार्कर डिसबिलीफ थियरी। इसमें पैक्सटन एक्चुअली बेसमेंट के अंदर ही मारी गई और बच के निकलने वाला जो पूरा पार्ट था वो बस पैक्सटन का हैलुसिनेशन था। ये थियरी क्वेश्चन करती है कि बांस एकदम से कैसे उठ सकती है। देन पैक्सटन को मिनिएचर में उतना छोटा भागने का रास्ता मिला कैसे। मोरओवर जब पैक्सटन बाहर निकली तो चारों तरफ स्नो था, लाइक व्हाइट क्लाउड्स, और ऐसा ही NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग फेस करते हैं। फिर बटरफ्लाई भी एक क्षण के लिए थी और अगले ही क्षण गायब हो गई। सो ये थियरी कहती है कि एंड में जो पैक्सटन का पूरा भागने वाला पार्ट था, वो पूरा पार्ट पैक्सटन हैलुसिनेट करी थी एंड देन मारी गई। हैलुसिनेट क्यों करी? क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम जाता है तो ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखाने लग जाता है। इस पे भी कई बार मूवी में बात हुआ है। सो या ये थी डिसबिलीफ वाली थ्योरी। यहाँ कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप किस थ्योरी को मानते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रीड ऐसा करता ही क्यों था, मतलब प्रीच करने वाली औरतों को अपने इस भद्दे गेम में फंसाने का काम क्यों करता था। वेल मेरे हिसाब से रीड एक साइको टाइप आदमी था जिसे धर्म से नफरत थी। उसे लोगों के साथ ये खेल खेलने में मजा आता था और धर्म को डिस्प्रूव करने की आड़ में वो ये सब गलत काम करता था। अगर आप गौर करें तो स्टार्ट में ही रीड पॉलीगैमी की बात करता है और देखा जाए तो रीड सिर्फ लेडीज को ही टारगेट करता है। क्यों भाई, क्या मर्द धर्म में नहीं मानते? तो फिर रीड लेडीज को ही क्यों टारगेट कर रहा था? जवाब सिंपल है, क्योंकि वो इन लेडीज को एज हिज वाइफ भी देख रहा था। तभी तो वो यहाँ पॉलीगैमी की बात किया और तभी तो वो औरतों को इस हालातों में रखता था। बांस रीड को तगड़ा जवाब देती है जब वो कहती है कि रीड बहुत कन्वीनियंटली बस रिलीजन सिमिलैरिटीज को बता के बोर्ड गेम से कंपेयर कर दिया, लेकिन रीड ये छुपा लिया कि कैसे डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली रीड यहाँ धर्म को मानने वाले लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था एंड इन द एंड वो एक लेडी को खत्म करके एक को अपने साथ रख लेता था इन दैट हॉरिबल केज रूम। रीड पहले से ही चीजें प्लान करता था, लाइक बांस थोड़ी बोल्ड थी, देन उसके पिता अर्ली एज में मारे गए थे और वो थोड़ी रिबेलियस थी, तो रीड उसे मारने का प्लान बनाया। वहीं वो पैक्सटन के साथ एंड तक गेम खेला क्योंकि उसके हिसाब से पैक्सटन चर्च में पली बढ़ी थी, तो वो इजी टू मैनिपुलेट होगी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक मौत को देखते हैं जो कि लाइट पे चिपक रहा था। वो सटल सिंबलिज्म है कि कैसे कीड़े लाइट सोर्स के चक्कर में रूम्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं जबकि रियल लाइट तो बाहर है। ये काइंड ऑफ पैक्सटन की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करती है जो कि अंदर ट्रैप हो गई थी। देन मूवी के स्टार्ट में ही हम दोनों रिलीजियस सिस्टर्स को थोड़ी गंदी बात डिस्कस करते देखते हैं जो कि अगेन फेथ और रिलीजियस बिलीफ्स के एकदम उल्टा है। मतलब मॉर्मन्स का इस तरह से बात करना ये थोड़ा अजीब तो था ही। सो दिस अगेन इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग और ऐसे कॉन्ट्रास्ट और सिंबलिज्म आपको फिल्म में कई जगह देखने
को मिलेगी। ओवरऑल ये इस तरह से बनाई गई है कि लोग को खुद सोचना होगा कि वो क्या मानते हैं। ऑल्दो फिल्म में बार्न्स एंड पैक्सटन दोनों एंड तक अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते, विच वाज नाइस। रीड रिलीजन के इतने खिलाफ था और अंत में उसके साथ बुरा ही हुआ, मतलब वो भी बच नहीं पाया। एंडिंग भी बिलीफ और डिसबिलीफ वाली है, जो कि पूरे फिल्म का प्रेमिस था। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानते हैं। सो यस, ये थी हेरेटिक फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।